मेरा नाम सुरेंद्र कपिल और मैं यहाँ सहारनपुर की नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा हूँ और मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जीवन पर्यंत वो कांग्रेस में बने रहे और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उस पार्टी के साथ में अपने जीवन पर्यंत जुड़ा रहूं जिसने भारत के लिए बहुत आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराने में और भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जिस पार्टी ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, मैं उस पार्टी के साथ में विचारों से और मानसिकता से जुड़ा हुआ हूँ। राहुल गांधी जी उनकी सदस्यता सांसद सदस्यता खत्म की और उसके बाद सजा सुनाई, तो इसके पीछे क्या है, क्या मानते हैं इसको आप? इसमें 2 चीज हैं। एक तो आप अगर मोदी जी की राजनीति का चरित्र देखें, उनकी मानसिकता तानाशाही की मानसिकता है। चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों या अब हों, वो अपनी कोई अगर उनसे उनकी कमी को इंगित करता है, कोई रेखांकित करता है, तो उसे अपने अहम से उसको दबाना चाहते हैं। यही उनका चरित्र मुख्यमंत्री रहते हुए रहा और यही उनका चरित्र अब है। वो ये नहीं सोचते कि एक गुजरात छोटा सा प्रदेश था और हिंदुस्तान में इतनी जातियां, इतने धर्म और इतनी बिरादरी हैं, उनके सबके हितों को देखकर चलना चाहिए। एक तो उनकी ये तानाशाही वाली प्रवृत्ति। दूसरा, उनको ये दिखाई दे गया कि हिंदुस्तान का विपक्ष बटा हुआ है और एक इकला आदमी ये राहुल गांधी जो है, यही तुम्हारी कमियों को इंगित करता है, यही रेखांकित करता है, यही उन इशू के ऊपर अपने मुखर होकर के बोलता है। और जब से इन्होंने ये यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो राहुल गांधी को इतना जन समर्थन मिला और भावनाएं लोगों की मिली, आपने देखा होगा कि एक छोटे से बच्चे ने ला करके अपनी गुल्लक तोड़ करके उन्हें समर्पित की, तो ये एक भावना की निशानी है। ये तो उससे ये घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा कि उसने यहाँ से लेकर के और कश्मीर तक की, कन्याकुमारी से जो यात्रा की, और वो डरता नहीं है, उसके अंदर हौसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस बात को जानता है, महसूस करता है कि मैं उस पार्टी का झंडा लंबरदार हूँ जिस पार्टी ने अपने बड़ों को शहीद किए हैं, शहादत दी है कांग्रेस पार्टी ने। उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय, जब भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें 10 साल के करीब जेल में रहे और उनका पूरा परिवार, नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, उनकी बहन कृष्णा जी, उनके बहनोई सर सीताराम जी और उनके चाचा नेहरू जी के और इंदिरा गांधी और उनकी धर्मपत्नी जवाहरलाल नेहरू जी की, उनकी माता जी, इन सब लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उनके पिताजी की जिस तरह से शहादत हुई और उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए, उनकी माता जी को जिस तरह 36 गोलियों से दादी को छलनी कर दिया गया, उन शहीदों की विरासत को लेकर के वो चल रहा है। वो आदमी डरने वाला नहीं है। इनको ये गलत अंदाज लगाया इन्होंने कि अगर इसकी हम सदस्यता बंद करा देंगे, ख़त्म करा देंगे, तो ये चुप होकर के बैठ जाएगा। आप जब हाउस चल रहा था, आपने तभी देखा है कि हाउस में माहौल ये बना दिया गया था कि इसकी सदस्यता ख़त्म करो, इसकी सदस्यता ख़त्म करो। ये भावना हुई मोदी जी की और उनके समर्थकों की। अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर, जो आपने ये सवाल किया है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। उसी चीज़ को फलीभूत करने के लिए जो इन्होंने माहौल बनाया था पार्लियामेंट में कि इसकी सदस्यता ख़त्म की जाए, इसमें आपने देखा होगा सभी अखबारों में, सभी जगह आ रहा है कि ये 2019 का ये कोलार में, कर्नाटक में इन्होंने एक बयान दिया। इसके खिलाफ गुजरात के किसी विधायक ने भाजपा के उसमें केस किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2021 में इसमें कॉल किया, कोर्ट ने समन भेजा और इसमें राहुल गांधी अपीयर हुए सूरत कोर्ट में। तो
एक तो पहली बात यह थी कि ये केस हुआ कर्नाटक में और मुकदमा कायम हुआ सूरत में, तो ये भी कोई नियम के अनुसार गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि इनके बयान हो गए वहाँ पे, जो एक मुलजिम के बयान होते हैं वो बयान हो गए इनके। उसके बाद में फिर उन्होंने वादी ने एप्लीकेशन दी कि इनके दोबारा बयान होने चाहिए। जज साहब कोई मिस्टर दवे थे, उन्होंने ये कहा कि हमने उनके बयान कलमबंद कर लिए और अब दोबारा से बयान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जज साहब हमारी मर्जी के अनुसार कार्रवाई करने में के मूड में नहीं है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जा कर के अपने ही मुकदमे के खिलाफ स्टे ले लिया कि मैं इस मुकदमे को अभी नहीं चलाना चाहता, और ये मुकदमा चुप पड़ा रहा। अब वो जब वहाँ पर जज दबे बदल गए और दूसरे जज आ गए तो इनकी उम्मीदें जगी, या इन्होंने जो भी सोचा इन्होंने यही सोचा होगा कि मौका है। स्टे लेने के बाद और दवे जो थे पहले वाले जज वो चेंज हो गए, तो इन्होंने उनके चेंज होते ही इस उम्मीद के साथ में कि आने वाला जो अब जज है वो हमारी हेल्प करेगा, ये इन्हें पूरा भरोसा था। कहाँ से भरोसा था? ये एक भविष्य के गर्भ में है। तो इन्होंने अपना स्टे अपना वापस ले लिया कि मैं इस केस को चलाना चाहता हूँ, और उसमें इन्होंने 1 महीने के अंदर ही ये कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दे दी, दोषी घोषित कर दिया। और आज तक जितने भी डिफेमेशन के केसेस हुए हैं उनमें कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई हो। ये भी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि ये सदस्यता खत्म कराने के वजह से ही 2 साल की सजा का प्राविधान क्यों किया गया, ये भी एक स्थिति बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है पप्पू कहते कहते वो पप्पू से बड़े बन गए और जवाब देने लगे, हाजिर जवाब होने लगे, उसका डर बौखलाहट? नहीं, बौखलाहट तो देखिए ऐसा है जो आदमी खुल कर चैलेंज कर रहा है। आप वस्तु स्थिति देखिए कि विपक्ष बटा हुआ है, सबके ऊपर कहीं ना कहीं से ईडी का, सीबीआई का और दूसरी एजेंसियों का उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बना हुआ है। और यहाँ इन्होंने देख लिया कि इन्होंने 12-12, 10-10 घंटे सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को बिठा कर देख लिया, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। ये देख चुके हैं ये। और उसने खुल कर के पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात कही, उसकी स्पीच से ये परेशान थे। और इन्हें ये था कि वो टाइम मांग रहा है ओम बिरला जी से, जो उसके स्पीकर हैं लोकसभा के, कि मुझे जवाब देने के लिए जो 4 मंत्रियों ने मोदी जी के मेरे पर आरोप लगाए हैं, मैं उनका हाउस में जवाब देना चाहता हूँ। जब इन्होंने 2 दफ़ा मांग की, उन्होंने नहीं कुछ किया, तो ये फिर व्यक्तिगत जाकर के राहुल जी उनसे मिले और राहुल जी ने उन्हें फिर वही बात कही कि साहब मैं अपनी बात कहनी चाहता हूँ, मैं एक सांसद होने के नाते से मेरा अधिकार बैठता है कि मैं हाउस में अपनी सफाई दूँ, क्योंकि मेरे पर चार्ज हाउस के अंदर लगे हैं। तो ओम बिरला जी ने मुस्कुरा करके उन्हें कह दिया कि ये मैं नहीं कर पाने का। तो ये एक इशारा इस बात की तरफ था कि ये इन प्रकरण उनका संसद सदस्यता खत्म करानी चाह रहे थे, और इन्होंने उसके लिए 2-3 तरीके ढूंढ रखे थे। और भी इन्होंने 2-3 डिफेमेशन के केस उनके ऊपर कराए हुए हैं, आसाम से भी कराया हुआ है, यूपी से भी कराया हुआ है। तो इनको सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी से ये है कि वो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है, ऐसा मजबूत आदमी खड़ा हो गया है जिसके मनोबल को हम नहीं तोड़ पा रहे, और वो हमें नुकसान देगा, इसलिए हम उसको पार्लियामेंट से बाहर रखने में ही अपना हित समझते हैं। दूसरी बात, जो आरोप लगा है उसमें पहले तो प्रक्रिया की बात हुई कि यही समझ में नहीं आया कि कर्नाटक का मुकदमा और सूरत में चल रहा है। हमारे यहाँ सहारनपुर में जो मेरी जानकारी में आया है, एक मुकदमा 2013 में मोदी जी के खिलाफ यहाँ पर दर्ज हुआ, और उसमें केस ये था कि ये झंडे के ऊपर खड़े हुए थे, तिरंगे झंडे के, राष्ट्रीय झंडे के ऊपर खड़े हुए थे। और उस मुकदमे में यहाँ ये कहकर खारिज कर दिया गया कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये गुजरात का मामला है, वहाँ जा कर के कीजिए। इसके बाद में यहाँ जिसने वो केस किया था उन्होंने उसकी अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर कहा कि साहब इस तरह की बात है, ये हमारा वहाँ से खारिज कर दिया। तो वहाँ कोर्ट ने उनको खारिज तो नहीं किया, वहाँ पर हाई कोर्ट में वो केस आज भी पेंडिंग है, लेकिन वो इसी बात पर रुका। गुजरात हाई कोर्ट में
यूपी हाई कोर्ट ने, यूपी हाई कोर्ट में? हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर की जब खारिज हो गया यहाँ से, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसमें अपील में गए डिवीजन में, वहाँ पर उन्होंने उसमें उसको पेंडिंग किया हुआ है, मतलब 2013 से अब तक वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आज ये रूलिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सही हुआ है, सूरत में जो मुकदमा सुना गया है उसका राहुल गांधी के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वाले केस में भी जो सहारनपुर की कोर्ट से खारिज किया था वो भी एंटाइटल हो जाएगा इस बात के लिए कि मोदी जी के खिलाफ भी उसे नए सिरे से सुना जाना चाहिए। तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही गलत परिपाटी ये हुई है। दूसरा, उसमें आरोप क्या है, आपने भी सुना होगा, उसने नाम लेकर कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे मोदी ही क्यों हैं। आज ये बहुत जिम्मेदार लोग भाजपा के ये कहते हैं, पूछते हैं, आपने पूछा देखा होगा उसमें जब डिबेट होती है उसमें भी ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुसलमान ही क्यों आतंकवादी है। हम ये नहीं कहते हर एक मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी क्यों है। तो यही बात तो राहुल गांधी ने कही है कि ये मोदी ही क्यों जो चोर हैं, उन्हें व्यक्तिगत नाम लेकर के कहा है। तो इसमें समुदाय कहाँ से आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है, अब उसे दूसरा रंग देना चाह रहे हैं चुनाव के हिसाब से, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, कि ये ओबीसी के लिए बड़ी बेइज्जती करी है राहुल गांधी ने, जो मोदी समाज के बारे में ये बात कही। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मोदी कोई संप्रदाय नहीं है, मोदी कोई सरनेम फिक्स नहीं है। आपको मालूम है कि पीलू मोदी जी एमपी थे, वो पारसी थे, वो तो कोई तेली बनिया नहीं था। आपका गुज्जरमल मोदी हैं जो मोदी नगर के संस्थापक हैं, वो मारवाड़ी वैश्य थे, वो तो मोदी नहीं थे। ये तेल वाले मोदी नहीं थे, तेल बेचने वाले। नीरव मोदी है, ये भी बनिया है, वैश्य है, ये भी उस मोदी कैटेगरी में नहीं आता जिसमें तेल बेचने वाले मोदी हैं। इसके अलावा ललित मोदी है, वो भी मारवाड़ी बनिया है, वो भी कहीं से उस मोदी कैटेगरी में नहीं आता जो तेल बेचने वाले हैं, जो ओबीसी हैं। तो ये जिस तरह का प्रपंच रच रहे हैं, इससे राहुल गांधी का मनोबल टूटने वाला नहीं है। अभी राहुल गांधी जी ने कल कहा कि मैं कुछ सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांग लूंगा, माफी लिख के दे दूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा किसी उसके लिए। देखिए, उसके बारे में मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ। ये लोग जो उसको महात्मा गांधी जी की जगह स्थापित करना चाह रहे हैं, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग, क्योंकि भाजपा जो है उन्हीं की वंशज है जो हिंदू सभा सावरकर जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। ये उनको स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व में महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इतने बोल्डनेस के साथ में राहुल गांधी कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूं। सावरकर साहब ने माफी 6 मांगी है अंग्रेजों से, और उसमें जो शब्द लिखे हैं कि मैं ता जिंदगी आपका वफादार रहूंगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी भारत के पूर्वोत्तर में लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ में, आज़ाद हिंद फौज का युद्ध चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस और उनके लोग तो आज़ाद हिंद फौज में हिंदुस्तान के नौजवानों को भर्ती कराने के लिए आकर्षित कर रहे थे। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये पूरी की पूरी टीम ये अपने नौजवानों को कैंप लगा करके, कैंप ऑर्गेनाइज करके उनमें ये उनको आमंत्रित करते थे कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। और मैं एक बहुत पुरानी आपको 2 लाइन बतानी चाह रहा हूँ, जो ये लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए कहा करते थे। ये कहते थे, यहाँ वहाँ मिलेंगे तुझको जाकर सूट, भर्ती हो लेना, यहाँ पहनने हैं फटे पुराने, वहाँ पहनने का जाकर सूट, भर्ती हो लेना। तो इस तरह की ये नौजवानों को आमंत्रित करते थे जो आरएसएस के और उसके हिंदू सभा के थे, अंग्रेजी फौज के लिए, अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए। और आज ये सुभाष चंद्र बोस के वफादार बन रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी, कोई भी पूछ सकता है इस बात को, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले शहीद भगत सिंह जी को मिलने क्यों नहीं गए लाहौर जेल में। वहाँ रिकॉर्ड है, लाहौर जेल में जवाहरलाल नेहरू जी मिलने गए
और ये कीर्ति अखबार लाहौर में छपता था, उसमें 5 जुलाई के अखबार में ये सरदार भगत सिंह का लेख है। उन्होंने ये लिखा कि मुझे मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और मेरा उनसे जो विचार विमर्श हुआ, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि वो आदमी बहुत ही लायल है आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो एक तो बात ये, दूसरा उस अखबार का प्रमाण है ये कि जवाहरलाल नेहरू जी उनसे मिलने गए, जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई हिंदू सभा का, कोई आरएसएस का, इनमें से कोई मिलने गया क्या वहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस के जो 41,000 जो युद्धबंदी हुए थे आज़ाद हिंद फौज के, जिन पर लाल किले के मुकदमा चला था, उसमें किसी हिंदू महासभा ने, कि शहीद सावरकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, गोवलकर जी ने, इन्होंने क्यों नहीं कोई वकील खड़ा किया था? उसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कांग्रेस का पैनल था, जिनमें हमारे वो आसिफ अली जी थे, वो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। भोला भाई देसाई, सपरू जी और जवाहरलाल नेहरू खुद, इन लोगों ने उन 41,000 सैनिकों को बरी कराए और उनमें से 3 को फांसी हुई, जनरल शाहनवाज जी को और 2 को और उनके सहयोगियों को, उनको भी फिर बाद में इन्होंने अपने राजनीतिक दबाव से जब आज़ादी हो गए तो उनको बरी कराए। तो इन्होंने क्यों नहीं उनके लिए किया? एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा हिंदूवादी बनकर अपने को हिंदूवादी बनकर के, और ये गाय की माता के, यहाँ से हमारे जितना हिंदू बेल्ट है ये नॉर्दर्न इंडिया की, उसमें ये उसके समर्थक बनते हैं। क्या इन्होंने कभी सावरकर के बयान पढ़े हैं जो उन्होंने गाय के बारे में दिए हैं? उनके बयान ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक जानवर है जो अपने मल में ही लौटता रहता है और इसकी पूजा जो कर रहे हैं वो मानवता से घिर चुके हैं। इसे पालो, दूध पियो, इसका मांस खाने की जरूरत हो तो मांस भी खाओ, अगर हमारे सैनिक भूखे हों तो उन्हें छूट दो कि वो गाय को मार के खा लें। ये सावरकर जी के शब्द हैं, उनकी किताब में है ये। तो दोगला काम कैसे करते हैं? अभी इनके मेघालय के अध्यक्ष ने जो है वो कहा कि हमारे यहाँ तो गाय को खाने की छूट है और हमारी पार्टी तो मना करती नहीं। किरण रिजिजू पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हम तो गोवा का मांस खाते हैं। गोवा के चुनाव में इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बाहर से मंगा करके आपको उपलब्ध कराएंगे, चाहे हमें कर्नाटक से मंगाना पड़ेगा वहाँ। तो इनके 2 तरह के जो ये इस तरह का इनका वो है, मैं समझता हूँ कि ये इनकी पोल खोल रहा है या बात कह करके कि मैं सावरकर नहीं हूँ। दूसरी बात, ये कहते हैं कि भारत का विभाजन जो है वो कांग्रेस ने किया, लेकिन रिकॉर्ड सारा और इतिहास ये बताता है, वो इतिहास जो इनके कहने के अनुसार वामपंथियों का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो इतिहास हुआ है उस इतिहास में किसी वामपंथी ने नहीं लिखा कि 1937 में जब सावरकर जी हिंदू सभा के अध्यक्ष बने अहमदाबाद में, तो उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में ये बात कही कि हिंदुस्तान 2 तरह का देश है, एक मुसलमान और एक हिंदुओं का, ये दोनों अलग अलग हैं। जब इन्होंने वो बात कही, उसके बाद में इन्होंने दोबारा तब फिर रिपीट की जब इन्होंने उसकी मुस्लिम लीग के साथ में, अपने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ में इन्होंने सरकार बनाई 4 प्रदेशों के अंदर। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री उसके मुस्लिम लीग के फजलुर रहमान मौलवी साहब थे, वो बने। इसी तरह फ्रंटियर में इनकी सरकार बनी उनसे। और 37 के अंदर लाहौर के अंदर एक प्रस्ताव पास हो रहा था, उसमें अधिवेशन में, इजलास में इसके मुस्लिम लीग के, ये उस समय उनकी सरकार में भर्ती थे, साझा सरकार में थे, और उसमें ये पास हुआ कि हम अलग पाकिस्तान हमें चाहिए, हम अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं। तभी इन्होंने लाहौर में ये प्रस्ताव पास किया जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कि हम पाकिस्तान मांग लेकर रहेंगे और पाकिस्तान की मांग को हम करेंगे। तो ये उस वक्त सरकार में थे, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? इन्होंने 4 प्रदेशों में उनकी सरकार की साझा सरकार से अपनी इस्तीफे क्यों नहीं दिए? ये सीधा मामला था जिससे अंग्रेजों को ये मौका मिल गया ये देखने का कि ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद माफ़ी पर नहीं रुके हैं सावरकर जी, उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन भी ली, उन्होंने अंग्रेजों से मकान भी लिया रहने के लिए।
तो ये अंग्रेजों के कॉन्फिडेंस में थे ये। और जब जिन्ना और ये एक हो गए तो उन्होंने अपना निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करे जाएंगे। उस मामले में भी महात्मा गांधी जी आखिर तक अड़े रहे इस बात पे कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये रिकॉर्डेड है सारी बातें। लेकिन जब जिन्ना ने ये कह दिया कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे और दंगे शुरू हो गए हिंदू मुसलमान के, उसमें लाखों लोग मारे गए, तब गांधी जी ने रोकर आंसुओं से ये कहा था कि अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा, अगर हमें लोगों की जान बचानी है तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें जो आज ये सबसे बड़े अपने आदर्श मानते हैं पटेल साहब को, उन पटेल साहब की सहमति थी उसमें। ये सब रिकॉर्डेड है बात, और उसमें नहीं है ये जो वामपंथी इतिहास बताऊंगा, क्योंकि इतिहास हो तो है जो घटता है। इतिहास आपके मेरे लिखे से नहीं होगा, इतिहास तो घटता है, और जो घटता है वो अंकित होता है। आज कौन कह सकता है, अभी आपने एक और नया किस्सा सुना होगा, अभी एक राम मनोहर लोहिया जी पर व्याख्यान था उसमें ग्वालियर के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले। उसमें मुख्य अतिथि थे जो हमारे वहाँ के उपराज्यपाल कश्मीर के मनोज झा जी। उन्होंने ये तक कह दिया, मतलब इससे ज़्यादा और क्या है सम्मान करेंगे, ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के पास में कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास तो कोई डिप्लोमा था, उनके पास डिग्री नहीं थी। मतलब इतिहास ये लिखेंगे अब, जो घटना घटी है वो इतिहास हुआ करे, या जो मोदी जी कहेंगे और या जो ये क्या अपने झा साहब कह रहे हैं मनोज झा जी, वो इतिहास है। LLB की डिग्री करके आए गांधी जी, लंदन की यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री की, और उन्होंने यहाँ की बात छोड़िए, दक्षिण अफ्रीका में जहाँ अंग्रेजों की सरकार थी वहाँ जाकर के उन्होंने वकालत करी, वहाँ कोई लोगों के मुकदमे लड़े, और उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में आकर के किया। अच्छा, दूसरी, झूठ बोलने का इन लोगों ने ठेका उठा लिया। अभी एक जब चुनाव चल रहा था गुजरात का पिछले वाला, तो इन्होंने वहाँ ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू इतने उनसे नफरत करते थे पटेल साहब से कि वो पटेल साहब की शव यात्रा में शामिल नहीं हुए। मतलब ये इतना बड़ा झूठ कि जैसे आदमी दिन में ये कहते कि सूरज तो निकलता ही नहीं दिन में। उनके वीडियो है, मेरे पास खुद वीडियो है इस बात का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी आखिर तक रहे वहाँ पर, उनके दाह संस्कार तक, और उनकी सारी कैबिनेट के आदमी। तो ये झूठ बोलना मोदी जी का जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। उसके अलावा आप देखिए, जब दूसरा चुनाव हुआ गुजरात का, तो इन्होंने मनमोहन सिंह, हमारे जो वायुसेना के कपूर साहब थे जो सबसे बड़े अध्यक्ष थे, उन सब पर आरोप लगा दिया इन्होंने। अगर इन्होंने मीटिंग करी बैठ करके और सुपारी दे दी पाकिस्तान को, मेरी इनकी सुपारी दे दी पाकिस्तान को, जिसके चारों तरफ 20,000 सैनिक हर वक्त रहते हैं, कमांडो रहते हैं। तो ये इतनी बेहूदगी के आरोप अगर ये लगाएंगे तो राहुल गांधी तो मजबूत हो, राहुल गांधी का तो मनोबल बढ़ेगा। राहुल गांधी, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वो उस शहीद परिवार का सदस्य है, उसका वंशज है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं, और वो हटने वाला नहीं है। ये उसकी आवाज गोली से तो बंद करा सकते हैं, लेकिन वो वैसे उसकी आवाज नहीं बंद करा सकते। एक बात कहकर वो अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इन्होंने ये अफवाह उड़ा रखी है, जो इनकी नागपुर यूनिवर्सिटी है उससे जो इनका एजेंडा चलता है उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें ये कहते हैं कि इन्होंने गांधी लगाना जबरदस्ती कर दिया शुरू। कोई कहता है कि ये तो महात्मा गांधी ने जब इंदिरा गांधी के साथ शादी हुई फिरोज गांधी की, तब अपना नाम दिया था उन्हें। लेकिन ये सारे तथ्य बिल्कुल बेवकूफ़ी के हैं, बेहूदगी के हैं। असलियत यह है कि इनका पारसियों का एक समुदाय है, संप्रदाय है, उसमें गांधी है। इनके पिताजी जो फिरोज गांधी के थे, फिदेन गांधी लिखते थे, वो मरीन इंजीनियर थे, और वहाँ उनका रिकॉर्ड में भी नाम फिरदेन गांधी, जहांगीर फिरदेन गांधी उनका नाम है। तो उसके बाद में फिरोज गांधी जी की मौसी इलाहाबाद में मेडिकल ऑफिसर थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। जब ये फिरोज गांधी 7 महीने का था तो वो इन्हें ले आई थी अपनी साथ में, तब ये इलाहाबाद से जुड़े। और जिस स्कूल में इनका दाखिला कराया गया, उस स्कूल में भी इनका नाम फिरोज जहांगीर गांधी लिखा हुआ है। और जहां ये पारसी अस्पताल में पैदा हुए बंबई के अंदर, उसमें पैदाइश की जगह जो रजिस्टर में नाम है अस्पताल के, उसमें भी फिरोज जहांगीर गांधी इसका नाम है। और इससे बड़ा सबूत लाल बहादुर शास्त्री जी के साथियों में रहे फिरोज गांधी। ये सारी बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, किसी ने उन्हें पूछी थी और उन्होंने ये बताई कि ये
दूसरे केशव देव मालवीय थे जो मिनिस्टर रहे, नेहरू जी की मिनिस्ट्री में भी रहे, इंदिरा जी की मिनिस्ट्री में भी रहे, लाल बहादुर जी की में भी रहे। वो उस वक्त वहाँ टीचर थे उस स्कूल में, और फिरोज गांधी वहाँ पर स्काउट में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि इसका स्काउट में भी नाम फिरोज जहांगीर गांधी लिखा हुआ था। तो इंदिरा गांधी तो उसके बाद पैदा हुई, इंदिरा गांधी की शादी तो उसके बाद हुई है। तो ये जो इस तरह की अफवाह और बेहूदगी की बात करते हैं, ये जितनी ये बात इस तरह की करेंगे उतना ही ये मजबूत होगा राहुल गांधी। और राहुल गांधी से कोई कम नहीं है प्रियंका गांधी भी। वो परिवार शहीदों का परिवार है, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? ज्यादा सदस्यता खत्म करी है तो इसके आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? प्रभाव ये पड़ेंगे कि लोगों में हिम्मत पैदा होगी इस बात की कि तानाशाह के खिलाफ बात करी जा, तानाशाह के खिलाफ मुखर हो। और आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन में ही, अभी 3-4 दिन के अंदर ही विरोधी पार्टियों के लोग खुल के बोलने लगे जो नहीं बोल रहे थे। तो ये समर्थन कर रहे लोग, या समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन वो बोलने लगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो बोल नहीं रहे थे वो बोलने लगे। और दूसरी, जो इनके यहाँ शामिल हो जा, लोगों की संवेदना जाएगी कांग्रेस के प्रति, संवेदना जागेगी। राहुल गांधी ने जो ये पैदल यात्रा की है, अब जो कर रहे हैं वो गुजरात से लेकर के और नागालैंड तक, उसमें और लोगों को पता चलेगा कि राहुल गांधी चीज क्या है। ये कोई कम छोटी बात नहीं है कि इन्होंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन वो उसी टी शर्ट में कश्मीर तक चला गया, श्रीनगर तक चला गया। ठंड के मौसम में। तो ये आप उस आदमी का मनोबल देखें ना, उस आदमी का साहस देखें ना। ये आदमी 10 लाख का सूट पहने और एक उसमें टी शर्ट में जिसे वो 40,000 की बता में। तो मैं एक बात और कहनी चाह रहा था इसमें कि ये जैसे हमारे वो सबसे ज्यादा मुखर हो रहे वो हमारे आसाम के जो मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी और उनका भी ईडी का मुकाबला हो रहा था। वो जैसे ही भाजपा में शामिल हुए वो ईडी गायब। मेघालय के जो संगमा है उनके खिलाफ अभी हमारे मुख्यमंत्री ने न, उसने हमारे अमित शाह ने, गृह मंत्री ने और मोदी जी ने जाकर मेघालय में पूरी लिस्ट पढ़ी जाकर के कि ये बहुत भ्रष्टम सरकार है और जैसे ही सरकार हमारी बनेगी हम इन्हें जेल भेजेंगे। अगले दिन ही उसके साथ में उसे मुख्यमंत्री बनाकर समझौता कर लिया। यही हमारे इनके साथ में हुआ था, जो बिहार के हमारे नीतीश बाबू हैं, जब तक ये इनके साथ नहीं आए थे तब तक लिस्ट मंच पर पढ़ते थे मोदी साहब, लिस्ट 35 मुकदमों की लिस्ट पढ़ते थे कि जेल जाएगा। और उसके बाद समझौता होगा, क्या हुआ राणे जी का, क्या हुआ जो वहाँ के उसके महाराष्ट्र के हैं जो इनके मंत्री हैं आजकल। तो ये जो इनके साथ मिलता रहे वो तो सारा वॉशिंग मशीन में धुलता रहे, बाकी पर सब पर ईडी रात में दिन में सब में ईडी के काम चल रहा। मैं यूँ नहीं समझ रहा कि वो ईडी 10 साल से पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से, और उनसे हमारे जो बोरा थे वो तो बेचारे मर भी गए, लेकिन वो इनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई और उन्हें हरेस करने के लिए 10-10 घंटे बिठाया, दोनों को, बीमार औरत को भी, उस महिला को जो एक शहीद की महिला है उनको 10-10 घंटे बिठाया, लेकिन वे टूटने वाले नहीं है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा देश। मैं आज अपने इस चैनल का, मानव आवाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इस सारे इशू पे वो बात कहने का अवसर दिया है जो आम लोगों को पता नहीं है। और मोदी जी और इनकी पूरी टीम जो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रही है, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए।